चलो पीरियोडिक टेबल लर्न करने के बाद अब केमिस्ट्री के आगे के जो बेसिक्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, ताकि केमिस्ट्री में जितने रिएक्शंस हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, जितने कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में अच्छे से अध्ययन कर पाएँ, स्टडी कर पाएँ, उनको जान पाएँ, समझ पाएँ। सिर्फ रटना है नहीं, समझना है इन चीज़ों को। तो नेक्स्ट हमको ये चीज़ें देखनी है। सेल हुआ, सब सेल हुआ, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हुआ, ठीक, और थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे ताकि ये चीज़ें बेहतर समझ में आ पाएँ। इससे पहले जो है पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनका सबका सिंबल, उन सबका नाम वगैरह और उनका एटॉमिक नंबर, ग्रुप और पीरियड पीछे बता चुके हैं। वो जो है अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे ताकि जो भी चीज़ें मैं आगे बताऊं वो अच्छे से समझ में आए। और समझना ही है बस, रटना नहीं है कुछ भी। केमिस्ट्री को ले करके सबके मन में ये डाउट रहता है कि भाई ये तो रटने वाला सब्जेक्ट है, रट लेंगे, रटना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए ही मैं ये सांत्वना दे रहा हूँ उनको कि भैया ये रटने की चीज़ नहीं है, ये भी साइंस है, तो ये भी समझने की चीज़ है। एक बार समझ में आ गई तो ये नहीं कहोगे कि हाँ रटना पड़ रहा है, ठीक है। इस बात की पूरी गारंटी मैं देता हूँ कि हर एक चीज़ समझ में आएगी, रटना नहीं पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को समझते हैं। पहले थोड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो एटम है किसी भी एलिमेंट का हो, 118 एलिमेंट्स हैं, 118 में से कोई भी एलिमेंट है उसमें से कोई एलिमेंट उठाओ, उसका एटम अगर उठाओगे यानी परमाणु उठाओगे तो उसमें ये 4 चीज़ों का नाम सामने निकल करके आएगा। पहले तो उसका न्यूक्लियस आएगा। न्यूक्लियस मतलब नाभिक। नाभिक ये जो ब्लैक से बना है, ये क्या काम करता है, इसका क्या काम है? ये न्यूक्लियस ऐसी चीज़ है जहाँ पे एटम पूरा का पूरा टिका रहता है, जहाँ पे एटम का सब कुछ टिका रहे, ठीक है। अब जैसे हम लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, वस्तुएं हैं, सबके पास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे उनका भार, उनका वजन क्या कर सको, टिका सको। पूरी बॉडी का भार जो है वहीं पे टिका रहता है। तो वैसे ही एटम का सब कुछ यानी एटम का पूरा भार किसके ऊपर डिपेंड करता है? न्यूक्लियस के ऊपर। यानी न्यूक्लियस पे ही निर्भर करता है, वहीं पे टिका रहता है, ठीक है। हाँ, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ होती है? न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के बाहर सेल्स होती हैं, जैसा कि यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, सेल्स, कक्षाएं होती हैं। उन्हीं कक्षाओं में, उन्हीं सेल्स में कौन घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, और बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब बना करके समझते हैं। न्यूक्लियस के अंदर अगर हमने प्रोटॉन बना दिया तो प्रोटॉन पे हम लोग कैसा चार्ज लेते हैं? ये कन्वेंशन है, पहले से लोग मानते आ रहे हैं कि प्रोटॉन पे ही हम क्या लेंगे? प्लस, ठीक है। ऐसे समझ लो, 2 चीज़ें सामने निकल करके आई, एक प्लस था और एक क्या था? माइनस। तो प्लस वाले को क्या नाम दे दिए सब? प्रोटॉन, और माइनस वाले को क्या नाम दे दिए सब? इलेक्ट्रॉन। चाहते तो प्लस वाले को क्या नाम दे देते? इलेक्ट्रॉन दे देते, और चाहते तो माइनस वाले को क्या नाम देते? प्रोटॉन। लेकिन पहले से ही ये निर्धारित है, ये माना जाता चला आ रहा है सदियों से, शुरुआत से ही। जब भी केमिस्ट्री को लोगों ने समझना शुरू किया, एब्जॉर्ब करना शुरू किया, ठीक है, एब्जॉर्ब करना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो न्यूक्लियस के बारे में जानकारी हुई। न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज़ पाई गई जिसको क्या नाम दिए सब? प्रोटॉन। पॉजिटिव चीज़ थी, उसका नाम क्या दे दिए? प्रोटॉन। और न्यूक्लियस के बाहर सेल्स हुआ करती थी, कक्षाएं। उन कक्षाओं में एक ऐसी चीज़ घूमती थी, ठीक है, जिस पे कैसा चार्ज हुआ करता था? माइनस का। कैसा चार्ज हुआ करता था? माइनस का। तो उसको क्या नाम दे दिए सब? इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
भाई किसी न किसी का तो नाम प्रोटॉन पढ़ना था, किसी न किसी का क्या पढ़ना था, इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा नाम पढ़ा, पढ़ने में अच्छा लगे, और उसी नाम को हम आज तक क्या कर रहे हैं, ढो रहे हैं। चाहते तो निरहु भूरहु रख देते, लेकिन क्या रखे, प्रोटॉन रखे और क्या रखे, इलेक्ट्रॉन रखे, अपनी सुविधा के लिए, है ना। अब ये ऐसा नाम है पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब कोई चाहे कि बदल दें कि नहीं, हम माइनस वाले को प्रोटॉन कहेंगे और प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन कहेंगे, तो ये संभव नहीं है। पूरी दुनिया के किताब में ये रूल क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। पूरी किताबों में लिखना रहेगा, माइनस वाले को प्रोटॉन बोलो और प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बस इसमें समझने वाली बात यही है कि भैया जो माइनस वाला मिला उसको क्या नाम रख दिए, इलेक्ट्रॉन दे दिए, और जो प्लस वाला मिला उसको क्या रख दिए, प्रोटॉन बोल दिए। ठीक है, इसमें कोई बहस करने वाली बात नहीं है, पहले से चलता चला आ रहा है, इसीलिए हम भी इसको आज क्या कर रहे हैं, ढो रहे हैं। ठीक, हाँ, लेकिन ये चीज़ जरूर समझना सभी लोग कि एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा क्या होता है, निगेटिव। दोनों पॉजिटिव नहीं होते, दोनों नेगेटिव नहीं होते। ऐसा क्यों भैया, एक ठो पॉजिटिव रहेगा, एक ठो निगेटिव रहेगा, तो ये अगर अलग चीज़ है तो ये क्या हो जाएगी, अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और तुमने जो है पीछे पढ़ रखा है कि जो पॉजिटिव होता है नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये चीज़ देखने को कहाँ मिलती है, तुम वायर में ही देख लो, तार में ही, दो तार अगर नंगे हैं, अब एक में पॉजिटिव है और एक में क्या है, निगेटिव है, तुरंत तो आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। मतलब पॉजिटिव ने निगेटिव को अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है ओए, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव का कंसेप्ट इसीलिए बनाया गया है। किस लिए, क्योंकि भैया बांधने के लिए फोर्स लगना चाहिए, किधर की तरफ, अंदर की तरफ, और तोड़ने के लिए किधर फोर्स लगता है, बाहर खींच दो टूट जाएगा, और जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, अंदर दबाना पड़ता है। तो मान लो ये एक प्लस है और ये एक क्या है, माइनस है, तो प्लस वाला माइनस को खींचेगा तो दोनों अंदर ही तो आएंगे, और जब अंदर की तरफ खींचेंगे तो चीज़ें जुड़ेंगी, और जब ऐसे बाहर की तरफ खींचोगे दोनों तरफ से तो चीज़ क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो बांधने के लिए ये फोर्स लगते हैं, कौन से वाले, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला। ठीक है, तो प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, और यहाँ पे कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बना दो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, माइनस। ठीक, अब जैसा कि प्लस माइनस को खींचता है, मैग्नेट ही है, नॉर्थ पोल साउथ को क्या करता है, खींचता है, वैसे इसको भी समझ लो कि प्लस है और एक क्या है, माइनस है, तो एक नॉर्थ पोल समझ लो और एक को साउथ समझ लो, तो नॉर्थ साउथ को क्या कर रहा है, खींच रहा है। यही चीज़ है, ये चीज़ हमको नेचर से मिली है। कहाँ से मिली है, नेचर से। नेचर ने ही ऐसा बना करके भेजा है कि भैया पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, खींचेगा। इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, बस इतना समझना है कि नेचर से मिला है, नेचर ने बोल करके भेजा है कि जा प्लस भैया तू माइनस को क्या करना, खींचना, नॉर्थ भाई तो किसको खींचना, साउथ को खींचना। तो ये प्रकृति की देन है कि पॉजिटिव निगेटिव को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो वहीं से हमने रूल बना दिया कि भैया एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव, तो दोनों अनलाइक हुए। कैसे हुए, अनलाइक माने असमान हुए। कैसे हुए, असमान। तो असमान एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। और वहीं पे अगर लाइक चार्जेज हो जाते, माने एक तो पॉजिटिव दूसरे को पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को धकियाते हैं। ये कहता है तू कुत्ता, ये कहता है तू कुत्ता, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं, भगा देते हैं, पास नहीं बुलाते। अब वहीं अगर एक प्लस और एक माइनस तो क्या कर लेंगे, पास आ जाएंगे। ठीक है, और पास आने के लिए एक का प्लस होना और एक का माइनस होना क्या है, जरूरी है। क्योंकि दोनों प्लस रहेंगे तब भी नहीं खींचेगा, और दोनों माइनस रहेंगे तब भी नहीं खींचेगा। यही वजह है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन यानी प्लस। और क्योंकि प्लस आ गया तो बांधना है ना, एटम को चारों तरफ से क्या करना है, बांधना है। तो प्रोटॉन के चारों तरफ क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, माइनस। अब प्लस माइनस को खींच के रखेगा, तो जब खींच के रखेगा चारों तरफ से तो एटम बंधा रहेगा। और अगर यहाँ पे प्लस रख दोगे तब क्या होगा बताओ, प्लस प्लस को धक्का देगा तो फिर एटम टूट जाएगा। यानी एटम का बनना पॉसिबल नहीं है। समान आवेश लेकर के कभी भी एटम हम नहीं बना सकते। जब भी एटम की
एटम को बनाना है तो एक प्लस चाहिए और एक क्या चाहिए, माइनस। किस लिए? बांधने के लिए, क्योंकि बांधने के लिए इनवर्ड फोर्स लगता है। कैसा फोर्स? इनवर्ड, अंदर की तरफ। और तोड़ने के लिए आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये रहा प्रोटॉन और क्या, इलेक्ट्रॉन। अब इसमें तीसरी चीज आती है क्या, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में समझ लो। न्यूट्रॉन किस लिए है? अब जैसे मान लो ये जो न्यूट्रॉन होता है इसको n से दिखाते हैं, प्रोटॉन को किससे दिखाते हैं, p से, इलेक्ट्रॉन को किससे, e से। प्रोटॉन पे प्लस और इलेक्ट्रॉन पे माइनस। तो न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, माने क्या, न्यूट्रल, उदासीन। न्यूट्रॉन ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है, मतलब जीरो लेके घूमता है। क्या लेके घूमता है? जीरो। ना तो ये प्लस है और ना ही माइनस है। तो अब इसका काम क्या है समझो। अब जैसे मान लो एक न्यूक्लियस बना है यहाँ पे, ठीक। अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमने दो प्रोटॉन रख दिए, पहले पे प्लस और दूसरे पे भी। भाई दोनों प्रोटॉन है तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे, दोनों धनावेशित रहेंगे। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी अमीर, ये भी अमीर, कहे भग जा, ये भी कहेगा भग जा। तो ये यहीं पे लड़ाई करने लगेंगे, एक दूसरे को धकियाने लगेंगे। तो नाभिक की जान खतरे में आ जाएगी कि नहीं? दोनों एक दूसरे को इसे बाहर की तरफ धकियाएंगे तो नाभिक टूटने कगार पे आ जाएगा। बोलो, तो इस तरह से तो नाभिक ही नहीं बनेगा, और जब नाभिक ही नहीं रहेगा तो एटम का रहना संभव नहीं है। एटम को अगर रखना है तो नाभिक का रहना क्या है, जरूरी है। और नाभिक कैसे रहेगा भाई, न्यूक्लियस कैसे रहेगा? जब इन दोनों में झगड़ा न हो। तो उसी झगड़े को शांत कराने के लिए किसकी जरूरत लगती है? न्यूट्रॉन की। अब बीच में न्यूट्रॉन डाल दो, न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज। अब ये बताओ, प्लस जीरो का क्या ही बिगाड़ लेगा? कुछ बिगाड़ लेगा? और प्लस जीरो का क्या ही बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब ये इसकी भेंट किससे हो गई? न्यूट्रॉन से। इसकी भी भेंट किससे हो गई? न्यूट्रॉन से। अब इन दोनों के झगड़े में बीच में कौन आ गया? न्यूट्रॉन आ गया। और न्यूट्रॉन का ये दोनों ही कुछ बिगाड़ नहीं सकते, न बिगाड़ेंगे न एक दूसरे को धक्का देंगे। अब इसकी वजह से ये भी शांत हो जाएगा और इसी की वजह से ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ गया? जीरो चार्ज वाला। अगर प्रोटॉन है और बीच में ये माइनस वाला जाता तो ये क्या करता? खींचता। अब प्लस वाला आ रहा था तो क्या कर रहा था? दोनों एक दूसरे को धकिया रहे थे, ये इसको इधर दे रहा था, ये इसको उधर धक्का दे रहा था, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, है कि नहीं? लेकिन बीच में, इन दोनों के बीच में जब न्यूट्रॉन आ गया तो इसका न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। भैया चार्ज रहता है इसके ऊपर कोई, तब ना ये कुछ करता। चार्ज हुए नहीं है तो ना खींचेगा ना ही धक्का देगा। इसके साथ ना तो खिंचौल कर पाएंगे ना ही धक्का दे पाएंगे। ये भी इसके साथ ना ही खींच पाएगा ना ही धक्का दे पाएगा। वजह क्या है? न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर माइनस होता तो क्या करता? खींचता। अब प्लस होता तो क्या करता? धक्का देता। समझ में आ गई बात? तो न्यूट्रॉन होने की क्या वजह है, समझ गए? एक बार फिर से सारी चीजों को रिवाइज कर दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। तो पहले कहानी किसकी आई? एटम की। किसकी? एटम की। एटम की कहानी किस लिए भाई? एटम की कहानी इसलिए है क्योंकि हर एक चीज किसी न किसी छोटी चीज से तो बनी होगी ना। हम इतने बड़े हैं तो जाहिर सी बात है पैदाइशी इतने बड़े नहीं हैं, है ना। हमको भी बनाने के लिए या किसी को भी, किसी भी चीज को बनाने के लिए एक छोटी चीज लगी होगी, तो उसी को स्मॉलेस्ट यूनिट को लोग क्या बोल देंगे? यूनिट। क्या बोले? एटम। एटम यानी परमाणु। अब उसी परमाणु में ये तीन चीजों को बताया गया। किस लिए बताया गया? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। किस लिए? एटम को बांधने के लिए। समझ गए कि प्लसवा माइनसवा को क्या करके रखेगा? खींच के रखेगा, तो एटम हमारा बंध के रहेगा। ये सीन में क्यों आया? क्योंकि अगर न्यूक्लियस के अंदर, भाई जरूरी नहीं है कि सबके पास एक ही प्रोटॉन हो, किसी के पास 2 होगा, किसी के पास 3 होगा, किसी के पास 4 होगा। तो अभी तो 2 दिखाए हैं ना, 4-4 10-10 प्रोटॉन आ गए तो झगड़ा बढ़ जाएगा, तो नाभिक के ऊपर असर पड़ेगा। तो नाभिक बेचारा खतरे में ना जाए, उसको बचाने के लिए कौन है? न्यूट्रॉन, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो प्लस प्लस के झगड़े को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, दोनों शांत हो जाएंगे, नाभिक की जिंदगी बच जाएगी।
और जब नाभिक की जिंदगी बच गई तो एटम भी बचा रहेगा। ठीक है, ये सीन समझ में आ गया होगा सबको। चलो अब समझते हैं, हमने एक वर्ड यूज किया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती हैं, सेल्स। क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। तो मैक्सिमम कितनी सेल्स हो सकती हैं, 7, और मिनिमम 1। 1 से शुरू हो करके कितनी कक्षाएं होती हैं, 7 तक। समझ गए? अब तक जितने एलिमेंट्स ढूंढे गए हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए मैक्सिमम कितनी कक्षा तक जा सकते हो, 7 से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इनको 1 2 3 4 5 6 7 करके याद रखो, या फिर नाम दिया गया KLMNOPQ। समझ में आया? तो KLMNOPQ याद रहे चाहे न रहे, इतना याद रहना चाहिए कि कक्षा कहाँ से शुरू होती है, 1 से। फिर कौन सी सेल आती है, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, फिर 7वीं। तो मैक्सिमम कितनी सेल आ सकती है, 7, 6 नहीं 7। ठीक है। अब ओए, ये सेल्स किस लिए, ध्यान दो, कहाँ है लिए सेल्स? सेल्स का कंसेप्ट समझ लो कि कक्षाएं क्यों होती हैं। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा ही रहेगा, उसको कोई रास्ता नहीं दिए हम, ये सेल किसका काम करती है, रास्ते का। यही रास्ता पकड़ के इसको क्या करना है, घूमना है। ठीक। अब ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ आके घूमेगा। समझ रहे हो ना? जिस सेल में है उसी सेल में उसको क्या करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। अब जैसे हम इंसान क्यों घर बनाते हैं, ओए, घर क्यों बनाते हैं? अगर हमने बनवाया तो हम ही वहाँ पे रहेंगे ना, पूरा मोहल्ला तो आके रहेगा नहीं। ये भी नहीं कि किसी और को रहने देंगे। अरे 1-2 दिन के लिए कोई मेहमान आएगा तो उसको रख लेंगे, लेकिन अपना बनवाया हुआ है तो उसमें हम ही रहेंगे। यानी जो जमीन, यानी जो कमरा हमारे लिए निर्धारित है, हम ही उसमें क्या करेंगे, रहेंगे। बगल वाले के लिए निर्धारित है, बगल वाला उसमें रहेगा। वैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है। जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम रहती है वो छोटी कक्षा में रहेगा। कक्षा, ये सेल छोटी है और ये वाली सेल कैसी है, बड़ी है। एक और सेल बनाते तब और बड़ी हो जाती। तो बताओ, जैसे हमारे देश में हर कोई अमीर नहीं है और हर कोई गरीब नहीं, तो जो भैया जिसकी जितनी औकात है उतने में ही रहता है ना। जिसकी साइज छोटी है बेचारा छोटा कमरा पकड़ लेगा। अंबानी का दामाद है तो बड़ा पकड़ लेगा, बोलो। और उससे भी बड़ा है तब बोलो। मतलब ये कहने का ये है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी छोड़ो, इलेक्ट्रॉन अपने ज़रूरत के हिसाब से सेल पकड़ लेता है। ठीक है भैया, छोटा कमरा चाहिए तो छोटे में रह लेगा, और बड़ा चाहिए तो बड़े वाले में रहेगा, और बड़ा चाहिए तो और बड़े वाले में रहेगा। माने मैक्सिमम कैटो सेल ले सकता है, 7 ठो। अब एक बात याद रखना, जो पहली सेल होती है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, जो पहली सेल होती है उसकी एनर्जी कम होती है, फिर धीरे धीरे एनर्जी क्या होती जाती है, दूसरी की और थोड़ी ज़्यादा होगी, तीसरे सेल की और ज़्यादा होगी, चौथे सेल की और ज़्यादा होगी। भाई कमरा बढ़ता जाएगा तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। समझ में आया? और उसी को देखते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी जगह, अपना कमरा क्या कर लेता है, चुन लेता है। भाई हमारी इतनी ही औकात है तो हम छोटे में रहेंगे, हमारी औकात बड़ी है तो हम बड़े में रहेंगे, मेरी औकात और बड़ी है तो मैं और बड़े में रहूँगा। समझ गए ना? सेल्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, तो इस तरह से सेल्स का कंसेप्ट जो है डिमांड पे आया, लोगों के नज़र में आया। तो ये हो गई सेल्स। अब इसके बाद सब सेल्स का क्या कंसेप्ट है, उपकोष इनको हिंदी में बोलते हैं। इनका अब जैसे देखो, एक कमरा है मान लो, एक कमरा है, ठीक। अब उस कमरे को एक ठो सेल समझो। क्या समझो? सेल। तो अभी वो एक है, अब उसमें 2 भाई रह रहे हैं। कितने भाई रह रहे हैं? 2। अब माँ बाप के लिए जैसा ये बेटा है वैसा ही दूसरा भी होगा, दोनों में भेदभाव तो नहीं ना होगा। भाई जैसे ये अपना बेटा है वैसे ही ये भी अपना बेटा है। वैसे बेटा किसको बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। अरे जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है वैसे ही
ये वाला भी है, अरे इस पे भी माइनस और इस पे भी माइनस। अब दोनों एक ही कमरे में रह रहे हैं तो माइनस माइनस को क्या करेगा, ढकियाएगा कि नहीं। माइनस माइनस को देखना नहीं चाहता। ठीक वही जो पढ़े हो, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, माने समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसा कि आजकल भाइयों में भी चलता है, भाई को देखना नहीं चाहता, अलग बिलग हो जाते हैं लोग ना, तो वही चीज़ है। तो मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। अब कब तक ढकियाएंगे, बोलेंगे भाई रूमों में बांट लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रूमों में बांट लेते हैं। तो बीच जो पहले जो कमरा एक ठो हुआ करता था, बीच में दीवार खड़ी हो गई, और जब बीच में दीवार खड़ी हो जाएगी तो दीवार के उस पार एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और दीवार के इस पार दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब झगड़ा नहीं होगा क्योंकि बीच में क्या आ गई। वैसे जैसे भाइयों में होता है, कमरा पहले एक ही रहता है, अब उसी एक कमरे में बंटवारा हो जाता है। भाई दो लोगों को रहना, अब झगड़ा हो रहा है तो झगड़े से कैसे बचा जा सकता है, बीच में क्या खड़ी कर दो, दीवार। अब एक कमरे में कितने बन गए, दो छोटे छोटे बन गए। तो एक ठो था तो बड़ा था, लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो क्या हो गया, दो तो बना लेकिन छोटा छोटा बन गया। तो वही जो छोटा छोटा बना है उसी को क्या कहते हैं, सब सेल यानी उपकोष। अब एक बात और समझना, जब इलेक्ट्रॉनों को देखा जाता है तो जिक्र सिर्फ सेल्स का होता है कि एक ठो में भरे हो, दो सेल में भरे हो, तीन सेल में भरे हो, चौथे में भरे हो, पांचवें में भरे हो, छठवें में भरे हो कि सातवें सेल में भरे हो। यानी जब बाहर से हम देखेंगे तो कमरा हमको एक ही नजर आएगा ना, पार्टीशनवा कहाँ पड़ा है, अंदर। यानी जो सब सेल है वो अंदर की चीज है, लेकिन बाहर से वो क्या दिखाई देगा, कमरा। यानी बाहर से सेल देखते हैं, अंदर जब आते हैं तब हमको क्या दिखता है, सब सेल। और सेल में सब सेल क्यों बांटा गया, ताकि इलेक्ट्रॉनों में झगड़ा न हो। समझ में आया, सब सेल का भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन हाँ, जब बाहर बाहर देखोगे, देखो नाभिक बना है, नाभिक के अंदर क्या बना है, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के बाहर, अरे न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या, कभी सुने हो ये बोलते हुए कि सब सेल, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बोलते हुए सुनोगे, सेल। तो क्या समझा रहे हैं अभी, यही जो कमरा हमने बांटा था इसको बाहर से कमरा बोलोगे, लेकिन जब अंदर से आ जाओगे तो बोलोगे छोटे छोटे दो कमरे। अब बाहर से क्या बोलोगे, एक तो बड़ा सा कमरा, लेकिन अंदर आके देखोगे तो मालूम चलेगा छोटे छोटे कितने हैं, दो। तो जो बाहर से बाहर, जो बाहर बाहर बात कर रहे हो तो किसका जिक्र होगा, सेल का। जब अंदर घुसोगे तो मालूम चलेगा कि अंदर क्या है, सब सेल्स हैं। तो जितने सेल्स हैं उनमें सब सेल्स क्यों बनाए गए, समझ गए ना भाई। उपकोष इसलिए बनाए गए ताकि इलेक्ट्रॉनों के बीच झगड़ा न हो। समझ में आ गया। अब देखो कितने सब सेल बनाए गए, 4, S, P, D और F। पहले सब सेल का नाम S, दूसरे का P, तीसरे का और चौथे का F। अब जो ये 4 सब सेल जिनका जिक्र हम कर रहे हैं बहुत पहले से होता आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, बहुत पहले से ही है ये। अभी बस हम समझा रहे हैं सबको कि 4 सब सेल होते हैं। तो ये जो 4 सब सेल हैं इनकी भी साइज छोटी बड़ी होती है एनर्जी लेवल के हिसाब से। भाई कम में जगह चाहिए तो वो कम में न रहेगा, पूरा कई बीघा तो लेगा नहीं। तो वैसे ही S वाले सब सेल की जगह जो है छोटी होती है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। समझ गए। और P वाले सब सेल की इससे थोड़ी बड़ी होती है तो 6 भर सकते हो मैक्सिमम। और D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। समझ में आया। और F में मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 14। ठीक। तो पहले क्या सेल के बारे में बताए, सेल क्यों है, इलेक्ट्रॉनों को उसी में क्या करना है, भरना है। अब सेल में अंदर इलेक्ट्रॉनों को भर दिए तो क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉनों में आपसी झगड़ा हो जाएगा। तो झगड़े से बचने के लिए क्या बनाया गया, सब सेल। क्या निकल करके सामने आया, सब सेल। कितने सब सेल, 4, S, P, D और F। अब जिसमें से S में कितने भर सकते हो, 2, P में 6, D में 10 और F में 14, क्योंकि हर एक सब सेल की औकात भी अलग अलग है।
सबसे छोटी औकात का कौन है? एस। सबसे बड़ी औकात का एफ। क्लियर है इतना? अब आगे हम लोगों को देखो, पहले हमने क्या समझाया? एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम के बारे में बताया, न्यूक्लियस बताया। न्यूक्लियस ही एटम को क्या करता है? सपोर्ट करता है। न्यूक्लियस किस लिए है? एटम को सपोर्ट करने के लिए। तो फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन। और न्यूक्लियस के अंदर ही कौन होता है? न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाहर क्या होती हैं? सेल्स। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती हैं? सेल्स। और उन सेल्स के अंदर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस। क्यों इलेक्ट्रॉन और क्यों प्रोटॉन? एटम को बांध कर रखने के लिए, ठीक है। फिर न्यूट्रॉन क्यों? प्रोटॉनों के बीच झगड़ा न हो, उस झगड़े को शांत करने के लिए कौन है? न्यूट्रॉन। ये बताए। फिर हमने जो सेल्स बनाई थी उसके बारे में बताया। सेल्स क्यों? सबके लिए अलग अलग सेल क्यों? भैया किसी की औकात छोटी होगी तो उसको छोटी सेल थमा देते हैं, किसी की औकात थोड़ी बड़ी होगी, बड़ी सेल थमाते हैं, और बड़ी होगी और बड़ी सेल थमाते हैं, ठीक। फिर सेल्स में भी हमने क्या बांट के निकाला? सब सेल। कहाँ है भाई? कमरे का बंटवारा करके छोटा छोटा कमरा बना देते हैं। किस लिए? ताकि भाइयों में झगड़ा न हो, ठीक। यहाँ भाइयों से मेरा मतलब किससे है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पे माइनस, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में झगड़ा ना कर लें, इसी से बच के रहने के लिए बीच में पार्टीशन, यानी क्या? सबसेल, ठीक। कितने सबसेल बनाए गए? एस, पी, डी और एफ। एस सबसे छोटी औकात का, पी उससे थोड़ी बड़ी औकात का, डी और बड़ी औकात का, और एफ सबसे बड़ी औकात का। कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ? 14 इलेक्ट्रॉनों के साथ, ठीक है। तो एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सेल, सबसेल, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी क्यों है, समझ गए ना। अब आगे हमको समझना है क्या? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम ये जान पाएँ कि कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? भैया जैसे ही ना तैसे ही नहीं ना भर देंगे। इसमें मन किया 10 ठो भर दिए, उसमें 20 ठो भर दिए, 25 ठो भर दिए, मनमानी नहीं कर सकते। इसीलिए रूल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? रूल। तो इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए जो रूल बनाया गया वही क्या है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सभी लोगों को सिखा दे रहे हैं कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहला काम, पहली लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखोगे। कहाँ तक लिखोगे? 7 तक। फिर दूसरी वाली लाइन 2 से ही शुरू करोगे, पहला छोड़ दोगे। कहाँ से शुरू करोगे? 2 से। 2, फिर 3 4 5 6 और 7, समझ गए। अब ऐसे ही तीसरी लाइन कहाँ से शुरू करोगे? 3 से। 3 4 5 6 7 हो गया। फिर ऐसे ही अब चौथी लाइन जब शुरू करोगे तो 4 से शुरू करोगे। 4 5 6 और 7 पे ही आके रुकना है। कहाँ पे आके रुकना है? 7 पे। अब जो सबसेल तुमने पढ़े हैं ना, बारी बारी से उन सबसेल्स को पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में डाल दो। पहले में क्या डालोगे? एस 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 एस, इधर भी एस, ये 5 है भाई, एस डाल दिए। अब दूसरी लाइन में क्या भरोगे? पी 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 पी, पिला दो एकदम, पी 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 पी, फिर से पी, ठीक ना, बॉल भर पी। तीसरे में क्या भरोगे भाई? डी डी डी, दीदी नहीं रे, डी, समझ गए। इसके बाद चौथे में क्या भरोगे? एफ, भर लिए। समझ में आ गया नहीं? इतना करने के बाद बहुत आसान है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। पहले हमने क्या किया? 1 2 3 4 कहाँ तक लिखे? 7 तक पहली लाइन में। और जब दूसरी लाइन शुरू किए तो कहाँ से शुरू किए? 2 से, पहला छोड़ दिए। तीसरी कहाँ से शुरू किए? 3 से, ऊपर का दोनों छोड़ दिए। चौथा 4 से शुरू किए, चौथी लाइन, और ऊपर का तीनों छोड़ दिए।
फिर पहले वाले में यस यस भरे, दूसरे वाले में पी पी, तीसरे वाले में डी डी, चौथे वाले में एफ एफ भर लिए। अब गिन करके 8 एरो चलाओगे। गिन करके कितनी एरो चलाओगे? वो भी तिरछे में। देखो जैसे मैं चला रहा हूँ एकदम वैसे ही, पहली, दूसरी, तीसरी, और एरो जो है राइट से लेफ्ट लेके आओगे। एरो किधर से किधर? राइट से लेफ्ट, ऐसे ही चलानी है, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, और ये पांचवी। ये रुक जाओ, दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैडो चला लिए, 1 2 3 4 5 6। अब ये कौन सी होगी? 7वीं हो गई। हाँ 6P, 7वीं कहाँ से होते हुए आ रही है? 6P से, ठीक। अब कौन थी? 8वीं एरो 7P से होते हुए आ रही है, ठीक है। 8 एरो चलाने के बाद कितनी एरो? 8 एरो चलाने के बाद जो बच गया एरो से उसको मिटा दो। उसको क्या कर दो? मिटा दो, ठीक है। अब देखो यही है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अब समझा देते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके इस्तेमाल के लिए क्या करोगे? एरो को फॉलो करोगे। किसको फॉलो करोगे? एरो को। पहले पहली को, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, पांचवी को, फिर छठी को, जरूरत के हिसाब से। किसके हिसाब से? तुम्हारे पास जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसी के हिसाब से उतनी ही एरो क्या करोगे? फॉलो करोगे। समझ गए? एक तो करके दिखाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास सल्फर है। क्या है हमारे पास? सल्फर। सल्फर का कितना होता है? 16, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन। अब इन 16 इलेक्ट्रॉनों को भरना है और इसी का इस्तेमाल करना है। तो पहली एरो को फॉलो करो। पहली एरो में क्या आया? 1s, लिख लो। अब यस में कितने भरते हैं? 2, तो यस के ऊपर 2 भर दो। कितने भर दिए? 2। पहली एरो खत्म, अब दूसरी को फॉलो करो। जब पहली खत्म हो जाए तो किसको फॉलो करोगे? और फॉलो किधर से किधर करना है? इधर से इधर, इधर से इधर, लेफ्ट से राइट मत कर देना। किधर से किधर फॉलो करना है? राइट से। अरे तिरिया देख ही रहे हो, जिधर तीर आई है उधर ही तुमको क्या करना है? फॉलो करना है। तो अब दूसरे नंबर पे कौन है? 2s। 2s, फिर से यस आया। s में कितने भरते हैं? 2, भर दो। फिर इसके बाद अब तीसरी एरो। तीसरी एरो जब चलेगी तो पहले किससे मिलेगी? 2p से, फिर 3s। तो 2p उतारो और 3s उतारो। p में कितने भरते हैं? 6 भर दो। s में कितने? 2। अब एक काम करो, खाली भर में मत करो, जोड़ भी लो। 2 2 4 से 10 2 12, 12 तो भर लिए, बचे कितने? 4। 12 4 16, है ना। 12 इलेक्ट्रॉनों को फिलअप कर लिए। अभी कितने बचे हमारे पास? टोटल कितने भरने हैं? 16। तो 4 बचे हैं। अब इन 4 को कैसे भरेंगे? देखो, पहले 1s को पकड़े, फिर 2s को, फिर 2p, फिर ऐसे मत कर देना कि 3s फिर 2p, ये उल्टा हो जाएगा। किधर से किधर आना है? राइट से लेफ्ट। ये हो गया, यहाँ पे खत्म। अब किस एरो पे आओगे? चौथी। चौथी में पहले क्या आ रहा है? 3p के बाद 4s, तो 3p लिखो। p में कितने भरते हैं? 6। अब एक बात याद रखना, अब ये कैलकुलेशन की बारी आ जाती है। कैसे? 2 2 4 से 10 2 12। p में कितने भर सकते हैं? 6 भर सकते हैं, 6। लेकिन अब हमको और कितना भरना है? 4। तो लास्ट में जितना बचे उतना ही भर दो। कितना बचा है? 4। याद रहे, p में अधिकतम कितना भर सकते हो? 6। लेकिन 6 हमारे पास था नहीं, हमारे पास कितने रह गए थे? 4। तो 4 भर दिए। भरने के बाद सब एक बार फिर से जोड़ लेना कि सही भरे हैं कि नहीं। 2 2 4 से 10 2 12 4 16, 2 2 4 6 10 10 2 12